हेलो एवरीवन, नमस्ते। क्या हाल चाल है यार? थोड़ा सा ना मैं लेट ही हुआ हूँ आप तक वीडियोस पहुंचाने में, बट अब अपन फाइनली इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से पूरा करने वाले हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मानव मस्तिष्क जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसको ड्रॉ कैसे करना है। मानव मस्तिष्क मान करके चलो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ये वाली ड्राइंग, लेकिन एग्जाम में पूछी जा सकती है अपन से। तो आप लोगों को कैसे ड्रॉ करना है वो अपन इससे जस्ट पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार के लिए आप उसको ज़रूर देख लेना। बाकी हाँ, बहुत मस्त चीज़ भी बताऊंगा अभी मैं आपको एक बार के लिए। तो ये मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ने वाले हैं अपन, थोड़े से बेसिक चीज़ें भी देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ना मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। वो चीज़ क्या है कि हमें एनसीईआरटी में अगर आप नोटिस करेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखो लिखा हुआ है हमारे पास में कौन से पेज नंबर पर है, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी एनसीईआरटी की पुस्तक के 131 नंबर पेज पर है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है मानव मस्तिष्क के नामांकित चित्र का अध्ययन कीजिए, मतलब हमें करने के लिए बोला गया है। और फिर लिखा है हम देख चुके हैं कि विभिन्न भागों के विशिष्ट कार्य हैं, अपने अध्यापक से परामर्श करके प्रत्येक भाग के कार्य का पता लगाइए। मतलब यहां पर ये गड़बड़ ये है कि हमें बताया ही नहीं है कि कौन से भाग का क्या क्या कार्य है, वो हमें खुद से ही मतलब पता करना है, समझना है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी, वो फिर सारा मैंने यहां पर इकट्ठा कर दिया है आपके लिए। बहुत ही अच्छे से अपन उसको अब समझ सकते हैं। तो सारा अपना जो है अटेंशन, पूरा ध्यान जो है खोल करके यहां ले आना, क्योंकि मेरे को आप लोगों का पूरा ध्यान चाहिएगा आज के इस लेक्चर में। तो आ जाओ शुरू करते हैं, एक एक चीज अपन बारीकी से करके समझेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम क्या कह रहे हैं कि जो मानव मस्तिष्क है, हमारा जो खोपड़ी है, जो ब्रेन है, ये हमारे तंत्रिका तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तंत्रिका तंत्र बोले तो नर्वस सिस्टम, कि हमारे बॉडी में मतलब किस तरह से सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहा है या समन्वय है, जुड़ा हुआ है, किस तरह से हम सोच पा रहे हैं सब कुछ, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और फिर हमने ये भी देख लिया था कि उसमें मस्तिष्क और जो मेरु रज्जु है, मतलब अपना ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है पीछे से इधर से पूरा ये निकला हुआ, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ये भी अपन शुरू वाले फर्स्ट लेक्चर में देख चुके थे। फिर इसके बाद ये है कि एक जनरल आइडिया कि दिमाग करता क्या क्या है। तो दिमाग बहुत कुछ करता है। अगर हम थोड़ा सोचें तो सब कुछ ही दिमाग कर रहा है। अगर हम चल रहे हैं तो दिमाग सोच पा रहा है, वो करा मतलब पैर को बोल पा रहा है कि इतना चलो इतना चलो, इसलिए चल पा रहे हैं। सोच रहे हैं कुछ कि अरे मेरे को तो ना आज शाम को गुलाब जामुन खाना है, तो वो विचार भी कहाँ से आ रहा है, दिमाग में ही आ रहा है। फिर अगर हम गुलाब जामुन बोल रहे हैं और गुलाब जामुन की फोटो आ रही है दिमाग में, तो वो गुलाब जामुन को याद किसने कर रखा है, दिमाग ने। मतलब मेमोरी जो है, जो याददाश्त है, वो भी दिमाग के पास में ही। फिर अगर अपन सोचें दिल धड़क रहा है तो कौन कर रहा है, अपन थोड़ी कर रहे हैं। अरे दिल को बोल रहे हैं धड़क 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 भाई बंद हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, दिमाग ही करवा रहा है, दिल को भी धड़कवा रहा है ना। सांस हमारी चली रही है कंटिन्यूअस, थोड़ा सा हम रोक सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद दिमाग का सारा खेल है। लार बन रही है, खाना पच रहा है, खून पूरे शरीर में चल रहा है, सब क्या कर रहा है, मस्तिष्क कर रहा है। हम देख रहे हैं तो वो कहीं पर इमेज इंफॉर्मेशन जा रही है, वो भी दिमाग से। सुन पा रहे हैं तो दिमाग से। सब कुछ ही तो दिमाग कर रहा है। आपको पता है हम जितनी भी ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं ना, उसमें से सबसे ज्यादा जो ऊर्जा है वो हमारे मस्तिष्क को जाती है। सबसे ज्यादा एनर्जी की बॉडी में जरूरत हमारे दिमाग को होती है, इतनी गजब चीज है। तो यहां पर ये लिखा है, देखो, मस्तिष्क शरीर की अधिकांश गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को समझकर समन्वयित करना। इंद्रियों से प्राप्त जानकारी मतलब जैसे मान लो किसी ने ना बॉल उठा के मेरी तरफ फेंक के मारी, मैं रेडी नहीं उसको कैच करने के लिए, तो एकदम से क्या होगा, बॉल देखते ही यूं कर दूंगा मैं, अचानक से। तो दिमाग ने क्या किया, आंख से जानकारी आई कि भाई बॉल बहुत तेज आ रही है ना, और मुंह पे पड़ेगी, दांत टूटेंगे। तो बोले अच्छा फिर क्या करना है, तो उसने फट से ऑर्डर किया कि अपने दोनों हाथ आगे ले आओ, मुंह नहीं टूटना चाहिए, खोपड़ी को नहीं लगनी चाहिए। तो क्या किया, समन्वय कराया, मतलब जानकारी ली, फिर शरीर को समन्वय कराया कि हाथ सामने लाने हैं, है ना, आंखों की जानकारी को वहां भेजा, हाथों को ऑर्डर भेजा, पैरों को ऑर्डर भेजा, पूरा ऐसा उछले अपन उसके हिसाब से। तो ये पूरा पूरा जैसे जीभ पे कुछ खा रहे हैं अपन, टेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, हमारी इंद्रियों से प्राप्त जानकारी है। हमने खाई, बोले अरे तो हरी मिर्ची है, अरे दिमाग को याद आ गया कि हरी मिर्ची है, मैच हो गई इंफॉर्मेशन। ऐसा सोचने का काम, निर्णय लेने का काम, कोई भी फैसला लेना है कि हाँ करना है कि ना करना है, कौन कर रहा है, दिमाग कर रहा है। याद रखने का काम, शरीर को कार्य करने के लिए आदेश देना आदि, पूरा शरीर काम कर रहा है, दिमाग के कारण ही कर रहा है। तो ये तो खूब सारे काम हैं जो दिमाग के हैं। अभी देखते हैं, थोड़ा और आगे देखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे दिमाग, हमारा जो दिमाग है, इसकी सुरक्षा कैसे होती है।
तो इसकी सुरक्षा कैसे हो रखी होती है? बहुत ज्यादा डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत ज्यादा मतलब नाजुक अंग है ये देखा जाए तो। है क्या इसमें? तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका अपन इस चैप्टर के पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो तंत्रिका कोशिकाओं का बंडल है, मतलब अरबों तंत्रिका कोशिकाएं पड़ी हैं दिमाग में, अरबों, मतलब पूरा जाल बना हुआ है पूरा का पूरा। वो मैं एक छोटा सा वीडियो लूंगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ब्रेन में, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कितने कमाल के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं हमारे दिमाग में। मतलब आप सोच लो कि आकाश में जितने तारे हम देखते नहीं है ना, उससे ज्यादा तो हमारे दिमाग में तंत्रिका कोशिकाएं हैं और बहुत ज्यादा मुलायम है। तो अभी ये क्या, एक हमारी खोपड़ी है जिसको बोलते हैं ना, हम ये टक 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 कर रहे हैं, तो ये अपना जो ऊपर स्कल है, तो उसमें ये वाला सिक्योर्ड रहता है, हड्डियों का एक बक्सा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कपाल बोलते हैं या क्रेनियम बोलते हैं। वो अपन ने लिखा भी था, जैसे आपको याद होगा जब चित्र बनाया था। तो ये जो खोपड़ी है बाहर से हड्डी वाली, इसको हम लोग कपाल बोलते हैं या अंग्रेजी में क्रेनियम बोलते हैं। तो उसमें ये सुरक्षित रहता है, और इसमें क्या होता है, एक ना लिक्विड भरा हुआ होता है दिमाग में। ये जो खोपड़ी है, ये ऊपर तो चमड़ी है, चमड़ी के नीचे खोपड़ी है, फिर खोपड़ी के नीचे क्या होता है, 2-3 है ना लेयर्स होती हैं, 2-3 ऐसे ऊपर से कवरिंग्स होती हैं दिमाग के, जिनको हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं। बताया था मैंने आपको मेनिंजेस। और उन मेनिंजेस के बीच में, उन कवरिंग्स के बीच में या उन झिल्लियों के बीच में थोड़ा तरल भरा हुआ होता है। अब ये तरल, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको छोड़ो, वैसे ना ही इंग्लिश में हमारी किताब में ना ही हिंदी में, बस ऐसा लिखा है हमारी किताब में कि इसमें क्या होता है, बॉक्स के अंदर एक तरल पूरे तो गुब्बारे में मस्तिष्क होता है। मतलब ये डब्बा है, इसके अंदर एक लिक्विड है साथ में, फिर अंदर दिमाग होता है। अच्छा, वो लिक्विड क्यों है समझना। आप क्या करो, एक स्टील की टंकी मान लो आपके घर पे खाली पड़ी है, इतनी बड़ी टंकी मान लो, लोहे की है, स्टील की है, ऐसे गोल छोटा ऐसा। अभी उसको ना खाली टंकी को जाके लात मारो। मम्मी पापा के सामने एक काम मत करना, बड़ी पिटाई होगी, ठीक है। मतलब मैं ऐसे ही एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। फिर आप क्या करो, उसी टंकी को पानी से फुल कर दो, तो जब खाली को मारोगे तो आसानी से दूर चली जाएगी, कुछ होगा जाएगा नहीं, सारी एनर्जी जो आपके पैर से थी ना वो पूरे उसमें चली जाएगी। लेकिन अब आप क्या करो कि उसमें पानी फुल कर दो, अब आप उसको लात मारो। मैं मस्त बता रहा हूं, पैर पे तो लगेगी ही लगेगी। दूसरा क्या होगा कि जो आपकी एनर्जी थी ना वो उस पानी में चली जाएगी, वो टंकी नहीं खसकेगी आगे, वो पानी ऐसे ना उसमें तरंगे बन जाएंगे, ऐसे वेव्स देखोगे आप। तो होता क्या है, सेम हमारे दिमाग के साथ होता है। मान लो इधर से आके कुछ बॉल लगी, कटैक, तो क्या होगा कि ये जो झटका है ना, ये जो ऊर्जा थी इसकी, वो किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी? उस लिक्विड के पास ट्रांसफर हो जाएगी। तो वो लिक्विड इस ऊर्जा को यूं फैला देगा पूरे मस्तिष्क में, इधर जहां जहां वो लिक्विड है, इधर कॉर्नर्स पे अंदर की तरफ, तो वो एनर्जी उस लिक्विड में फैल जाएगी। मस्तिष्क तक आघात नहीं पहुंचेगा, झटका नहीं लगेगा दिमाग को। तो वही हम यहां पर कह रहे हैं, तरल पूरे तो गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। प्रघात अवशोषक का मतलब क्या है? शॉक अब्जॉर्बर है ना, शॉक को अब्जॉर्ब कर लेता है, शॉक जो झटका आके लगता है ना उसको सोख लेता है। इंटरेस्टिंग है। तो ये चीज है हमारे किसके लिए, हम कह रहे हैं मानव मस्तिष्क के लिए। समझ में आया आपको? क्लियर है? फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो कि यहां पर हम कह रहे हैं हमारी पीठ के मध्य एक कठोर उभार वाली संरचना, जिसको हम लोग कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी कह रहे हैं। ठीक है, समझना, ये इधर पीठ दे रखी है ना अपने को, तो यहां से जैसे दिमाग से जो नसें वसें सारी आती हैं इधर से, तो ये यूं आगे आ जाती हैं, तो ये आगे चलती हैं दिमाग से, इधर इधर पूरा पीठ तक नीचे तक आती हैं। तो इसको हम लोगों ने बोला था हमारा मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन उसमें भी क्या है, तंत्रिका कोशिका है, मुलायम, काफी नाजुक संरचना है शरीर की। तो फिर उसको प्रोटेक्शन देने के लिए भी हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हड्डियों का ये दिखेगी आपको, हड्डियों की ऐसे लाइन दिखेगी, ये जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, या इसको हम लोग कशेरुक दंड भी कह रहे हैं। क्लियर है? कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी, इसमें हमारा जो क्या है मेरुरज्जु है वो सुरक्षित रहता है। बस ये चीज हमने यहां पर लिखी है। क्लियर है? अब देखो, किताब में दे रखा है अपने को मानव मस्तिष्क के बारे में। अभी तक अपन ने बेसिक देख लिया कि क्या है, कहां पर होता है और सेफ कैसे रहता है। अब मानव मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। तो मानव मस्तिष्क, ये रहा चित्र हमारी बुक में दे रखा है और अपन बनाना बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब इसके बाद में अगर आप देखोगे तो इसके 3 भाग किए हुए हैं अपन ने। इसके 3 मुख्य भाग हैं। अग्र मस्तिष्क बोले तो फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क बोला तो मिड ब्रेन, और फिर है हमारे पास में पश्चिम मस्तिष्क बोला तो हाइंड ब्रेन, पीछे वाला ब्रेन। अभी इस चित्र में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हाइंड ब्रेन कौन सा है, मिड ब्रेन कौन सा है, फोर ब्रेन कौन सा है। सो डोंट वरी, अपन एक एक पार्ट के बारे में समझने वाले हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में।
ये मान करके चलो कि जो चीजें मैं आपको बोर्ड पर यहां पर लिख करके देने वाला हूं, इससे बाहर 10वीं कक्षा में आपसे नहीं ही पूछेगा। आप अपना पेन पेपर ले सकते हो, ये बेस्ट नोट्स हैं, है ना, हिंदी मीडियम के कहीं पर भी आप ढूंढो, ये बेस्ट है आपके सामने जो लिखा है। क्यों? क्योंकि मैंने काफी सारे इंग्लिश की जो अच्छी अच्छी किताबें हैं ना, उनसे भी इसको हिंदी अनुवाद करके आपके लिए तैयार किया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में तो इस पार्ट का वैसे भी बहुत कम दे रखा है, अपन ने थोड़ा सा ज्यादा लिया है क्योंकि किताब ने हमें बोला है कि आप टीचर से पूछ लो, तो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, हम कौन सी चीजों के बारे में समझेंगे जो हमें चित्र में हमने लिखी थी, हम सारी चीजों के बारे में नहीं समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो अग्र मस्तिष्क है, जो फोर ब्रेन है, उसके भी हम दो मुख्य भाग कर रहे हैं यहां पे। दो मुख्य भाग, फिर से समझना, दो ही भाग नहीं है इसके, भाग दो से ज्यादा होते हैं, लेकिन हम हमारे सिलेबस के हिसाब से समझ रहे हैं कि दो मुख्य भाग हैं इसके। तो पहला है हमारे पास में प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम। क्या है? प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम। दिमाग का जो सबसे बड़ा हिस्सा है ना, वो यही होता है, सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क। अच्छा, कितना बड़ा कौन सा हिस्सा है ये देखो, आप समझना। ये देख रहे हो आप, यहां से ये जो ऐसे नहीं टेढ़ी टेढ़ी ये लाइनें हैं, ऐसे 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 ऐसे, जैसे छोटी छोटी आंत को यहाँ पे फिट कर दिया हो अपन ने। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, यही क्या है? प्रमस्तिष्क लिखा हुआ है, सेरेब्रम है। मतलब अगर हम दिमाग कोई हमें दिखा देना असली दिमाग, तो हमें जो मेन हिस्सा दिखाई आता है वो सेरेब्रम ही होता है। अच्छा, अभी देखो, तो यहां पर पहला तो है हमारे पास में सेरेब्रम हिस्सा, और इसके बारे में अपने को थोड़ा थोड़ा अपने को समझना है कि क्या है, क्या कैसे है, क्यों है। और दूसरा हिस्सा है हमारे पास में डायनसेफेलॉन। अब एक बात ध्यान देना, एनसीईआरटी में इस शब्द का जिक्र ही नहीं किया है। अच्छा, मैंने क्यों किया है जिक्र, वो मैं आपको बता दूंगा। तो पहला तो है सेरेब्रम, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सेरेब्रम में हम कह रहे हैं कि ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग मस्तिष्क का 80% तो यही होता है, सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क। ठीक है, और सबसे ज्यादा काम मेरे को लगता है दुनिया में इसी हिस्से को दे रखा है अपन ने। अच्छा, क्या है? तो एक बात तो मैं आपको बता दूं, हमारे दिमाग में होता क्या ना, सेरेब्रल हेमीस्फेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? सुनना ध्यान से वापस से, सेरेब्रल हेमीस्फेयर्स। मतलब ये सेरेब्रम जो है, इसके दो स्फेयर्स हैं हमारे पास में, दो टुकड़ों में है। तो एक तो ये प्रमस्तिष्क का हिस्सा सीधे हाथ की तरफ होता है, और एक प्रमस्तिष्क का हिस्सा हमारे पास में उल्टे हाथ की तरफ होता है। तो ये दो हिस्सों में मौजूद है। और आगे देख रहे हैं अपन, ये क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मैं आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूं, तो ये कंट्रोल कौन कर रहा है? सेरेब्रम कर रहा है। ऐच्छिक क्रिया, मैं चलना चाह रहा हूं तो मेरी मर्जी से चल रहा हूं ना, मैं बोलना चाह रहा हूं, मैं मेरी मर्जी से बोल रहा हूं, तो सेरेब्रम इसको कंट्रोल कर रहा है, या प्रमस्तिष्क इसको कंट्रोल कर रहा है। क्लियर हुई आपको ये वाली बात? तो सेरेब्रम ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ये तो हुई पहली बात। फिर इसके अलावा साथ ही साथ में संवेदी अंग जो है ना, संवेदी अंग जो अपन ने देखा था, अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे त्वचा हुई, टच हुआ ना मेरे को, टच हुआ यहाँ पे, पिन चुभी यहाँ पे, तो ये किस में जाएगी? इंफॉर्मेशन सेरेब्रम के पास जाएगी, वो बताएगा कि साहब पिन चुभी है कि कांटा चुभा है कि क्या हुआ। ये देख रहा है। नाक आदि से आने वाली जो भी सूचना है, मतलब देखो, आंखों से आने वाली सूचना, कान से आने वाली सूचना, नाक से आने वाली सूचना, इन सभी को क्या कर रहा है? ग्रहण करता है और उन पर कार्यवाही करता है। कि भाई सुना, जैसे मेरे को किसी ने बुलाया कि राहुल इधर आना, तो अब मेरा सेरेब्रम समझेगा कि यार पहली बात तो देख, राहुल मेरा ही नाम है। ठीक है, फिर अगर बुला रहा है, अच्छा करना क्या है? अब जवाब देना है कि हाँ ठीक है, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। तो ये किसका काम है? सेरेब्रम का काम है, प्रमस्तिष्क का, कि जो इंफॉर्मेशन आई उसको प्रोसेस किया कि भैया क्या बोला जा रहा है, फिर उसके लिए जवाब देना कि हाँ क्या करना है, फिर अगर जाना है तो उठ के चले जाओ। तो ये सेरेब्रम। अभी इतना जल्दी हो जाता है ना कि हमें पता नहीं लग पाता। फिर इसके बाद आप देखो इसका और क्या है, इसके बारे में हमारे पास में, यह मानसिक काम जैसे सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, याद रखना आदि भी नियंत्रित करता है। जो दिमाग, मतलब जिसमें हमें क्या, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत होती है। क्योंकि कोई पूछे कि 16 तिया प्लस 512, तो अरे यार कितना होगा, मतलब हम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, ये क्वेश्चन है साहब, इसको सॉल्व करना है, फिजिक्स का प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, कुछ भी। तो ऐसे सारे कामों में किसकी जरूरत होती है? हमें प्रमस्तिष्क की जरूरत होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो हमारी मेमोरी है ना दिमाग में, वो भी इसी में ही रहती है। तो जैसे यहां पर अपन ने लिखा है कि योजना बनाना, याद रखना, देखो क्या क्या है? मानसिक काम करना, जैसे सोचना, तर्क करना, रीजनिंग करना, है ना, योजना बनाना, प्लानिंग करते हैं ना बैठ के, वहां जाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर वो प्लान, तो ये भी इसी का काम है। और साथ ही साथ में आप देखो कि याद रखने का जो काम है वो कितना बड़ा काम है। आप सोच करके देखो, आप अपनी लाइफ में 100 लोगों से ज्यादा लोगों को जानते होगे, उनके सामने आते ही आप बता देते होगे कि यार ये तो ये है, इसका नाम ये है, यहाँ रहता है, ये करता है, वो करता है, वो करता है।
किताब मतलब पढ़ना जैसे चालू करते हो आप, जैसे यहाँ लिखा है अग्र मस्तिष्क, अब फट से पढ़ दिया इसने। क्यों? क्योंकि इसमें फीड हो रखा है कि अ ऐसे लिखा होता है, ग्र ऐसे लिखा होता है, म ऐसे लिखा होता है, सब कुछ इसी में फीड हो रखा है। जो बोल रहे हैं वो सब कुछ इसमें कनेक्शंस बने हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना इतना जल्दी अपन बोल पाते हैं। तो बहुत ही बड़ा पार्ट है दिमाग का और बड़ी आसानी से आप इसको याद रख सकते हो। एनसीईआरटी में केवल यही दे रखा है इसके बारे में, सेरेब्रम के बारे में इससे भी कम दे रखा है। बाकी आप ये तो लिख ही लो, है ना। बाकी दूसरे हिस्से के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो दूसरा हिस्सा क्या है हमारे पास में, डायनसेफेलॉन है। तो डायनसेफेलॉन के फर्दर फिर और भाग होते हैं हमारे पास में, जिनमें से फिर हम लोग केवल 2 मुख्य भागों की बात करें, ज्यादा की नहीं, केवल 2 की। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बारे में किताब में दे रखा है, लेकिन सीधा डायनसेफेलॉन शब्द काम में नहीं लिया। क्या है? एक है थैलेमस, पहला भाग है थैलेमस। अब एक और बात, आपको लग रहा होगा सर ये क्या थैलेमस वैलेमस नाम रखे हैं इनके, कोई सरल से कोई, अब ये क्या ग्रीक और लैटिन कोई शब्द है, तो वहां पे इनका कुछ ना कुछ उनकी भाषा में मतलब निकलता है, बाकी हम लोगों के लिए अब जो है सो है। तो अभी ये देखो क्या है, थैलेमस का काम क्या होता है। थैलेमस भी कहां पर है, हमारे अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। मैं दिखा दूंगा आपको कुछ एक चीजें कि कौन सा क्या है, कौन सा कहां पर है। तो थैलेमस का क्या काम है यहां पर समझो, ये ग्राही अंगों से आने वाली सूचना को प्रमस्तिष्क की तरफ ले जाता है। इसका एक ही काम होता है, जो शरीर में ग्राही अंगों से सूचना आ रही है, हाथों से, त्वचा से, आंखों से, कान से, नाक से, तो जो सूचना नीचे से आई उसको ये क्या करता है, प्रमस्तिष्क की तरफ भेज देता है। बस इतनी सी बात है। सूचना आई उसको आगे भेज दिया, सूचना आई उसको आगे भेज दिया। और भी काम है बट हमें मेजरली ये काम ध्यान रखने हैं। दूसरा भाग कौन सा है हमारे पास में, है हाइपोथैलेमस। ध्यान दो, एक है थैलेमस और एक है हाइपोथैलेमस। चित्र में देखेंगे दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है, ये हमारी भावनाओं को, है ना, भावनाओं को फील करते हैं ना अपन, क्या यार धोखा दे दिया मेरे को, गाना गाते हैं अरिजीत सिंह का कि दिल ही टूट गया, पता नहीं क्या क्या करके, तो वो इमोशंस हैं, फीलिंग है, खुश हो रहा है और आज तो मजा आएगा, रिजल्ट आ गया 90% आ गई, तो फीलिंग जो आ रही है ना, कि अब जैसे मान लो कि कोई इंसान बैठा है, उसको बोले साहब कि ना तू पास हो गया और तू ना पूरे राज्य में टॉप किया है, वो ऐसे ही बैठा है, ठीक है जाओ सब कर दिया टॉप, तो इसका मतलब हो सकता है कि उस इंसान के हाइपोथैलेमस में गड़बड़ है, कि उसको इमोशंस का पता नहीं चल रहा। कि अब जैसे मान लो ये भी तो हो सकता है ना कि काफी लोग ऐसे नहीं, साइकोपैथ्स होते हैं, कुछ एक ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो किसी को जिंदा मार तक देते हैं ना, लेकिन फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, यूं ही मतलब किसी को मार के आ गए और यूं के यूं चले गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हो सकता है कि वो मानसिक रोगी हैं और उनके इस भाग में दिमाग के में दिक्कत हो रखी है। जैसे यहाँ पे फिर क्या है, भूख लगना, पेट भरना। अब आप सोच करके देख लो कि आपको फीलिंग, आप खाते जा रहे हो खाते जा रहे हो खाते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि पेट भर गया, तो क्या होगा, आप तो खा खा करके आप क्या आमाशय को फाड़ दोगे या छोटी आंत को फाड़ दोगे, वही वो तो है तो एक अंगी ना, वो इतना थोड़ी झेल पाएगा। तो ऐसा बोलते हैं कि, ऐसा कुछ सुना था मैंने कहीं पर कि डॉक्टर्स ने क्या किया, चूहों पर ये एक्सपेरिमेंट किया था और उनका क्या किया, उन्होंने हाइपोथैलेमस हटा दिया। तो उनको क्या देखने को मिला कि चूहा इतना खा लिया कि उसकी मृत्यु हो गई, उसको पता ही नहीं चला कि पेट भर गया, वो खाता ही जा रहा है खाता ही जा रहा है खाता ही जा रहा है। तो ये भी देखो, आप सोच के देखो, अगर हम कभी कोई रोबोट बनाए तो फिर हमें ये समझ में आएगा कि अरे हाथ रख रहे हैं तो रोबोट का हाथ सही जगह जाना चाहिए, या जैसे देख रहा है तो सही जगह देखना चाहिए, सुन रहा है तो फिर उस पर एक्शन भी करना चाहिए। तो ऐसी 1000 चीजें हमें समझ में आएंगी जो हम हमारी बॉडी में ऑब्जर्व ही नहीं करते, लेकिन हो जाती है, फट से हो जाती है। तो ये देखो आप कितनी जरूरी चीज है। प्यास लगना, प्यास लग रही है पानी पीना, ऐसा फीलिंग है। फिर उसके बाद थकान हो रही है, नींद आ रही है, पसीना आ रहा है ना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, या जैसे जागने की बात करें अपन कि हाँ चलो साहब सोना तो है, बोले उठने का तो फीचर डाला ही नहीं रहे रोबोट में कि सुला तो देखें इसको, लेकिन उठेगा ही नहीं कभी वापस, तो ये गड़बड़ वाली बात होती। तो हमारे बॉडी में सोने का फीचर भी है कि सो भी सकता है और फिर नींद पूरी हो जाएगी तो वो उठ जाएगा अपने आप से, ठीक है। छोटे छोटे भाग हैं ये वाले, और ये आते किसमें है, हमारे फोर ब्रेन में, अग्र मस्तिष्क में आते हैं। एक छोटी सी चीज आप लोग नोटिस करना, बुक में इन दोनों का नाम दे रखा है, लेकिन हमें डायनसेफेलॉन शब्द नहीं लिख करके दिया है। इसके अलावा भी डायनसेफेलॉन में कुछ और भाग है, लेकिन वो हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि किताब में उनकी चर्चा बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो ये तो हमने देखा अग्र मस्तिष्क के बारे में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। अच्छा, ये होता कहां है, थोड़ा सा मैं आपको एक डायग्राम से दिखा देता हूं। इधर देखो आप, ये जो गुलाबी रंग से जो भी आपको इसमें दिख रहा है ना, गुलाबी रंग से जो भी आप देख पा रहे हो, ये क्या है, हमारा फोर ब्रेन है या अग्र मस्तिष्क है, जो अभी भी अपन पढ़ करके आए हैं। और ये जो पर्पल कलर से आप देख पा रहे हो यहां पर, इतना
ये हाइंड ब्रेन है, मतलब छोटा मगज, ये जो पीछे वाला ब्रेन है ना ये, और ये जो बीच में इतना सा भाग है ना, छोटा सा नलिका के जैसा भाग है, नलकी के जैसा, ये है मिड ब्रेन, बहुत ही छोटा भाग है। बुक में तो इसके बारे में कुछ भी नहीं लिख करके दे रखा है, तो मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा इसके बारे में हमें क्या ध्यान रखना है। यह पश्चिम मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क से जोड़ता है, मतलब इस वाले दिमाग के हिस्से को आगे वाले अग्र मस्तिष्क से जोड़ने का काम कर रहा है, बीच में है ये, ठीक है। फिर इसके बाद और देख रहे हैं ये कहां कहां हमारी मदद करता है, ये देखने में, सुनने में, सोने या जगे रहने में, कामोत्तेजना में एवं शरीर के तापमान आदि को नियंत्रित करने में सहायता करता है। तो देखो एक छोटा सा ना, अब आपके मन में यहां पर डाउट हो रहा होगा कि सर अभी अभी हमने जब अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ा था तो वहां पे हमने प्रमस्तिष्क के बारे में भी पढ़ा था, तो वहां पर तो सर हम कह रहे थे कि वो भी हमारी देखने सुनने में और इसमें मदद करता है, लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कि ये काम में ये भी हेल्प करता है हमारा मिड ब्रेन। तो आपको ये समझना होगा कि दिमाग क्या है, बहुत सारी चीजें करता है एक साथ, ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो वो सारे जो दिमाग के ऊर्जे पुर्जे हैं वो साथ में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। कोई भी एक काम हम ये नहीं कह सकते कि केवल इस हिस्से की जिम्मेदारी है, हो सकता है ऐसे एक आध काम, लेकिन काफी ज्यादा जो काम है वो सारा दिमाग के हिस्से मिलकर के करते हैं। तो हो सकता है कि वो भी सोचने में हेल्प कर रहा है, ये भी थोड़ी हमारी हेल्प कर रहा है। जैसे आप देखोगे ना, शरीर का तापमान यहाँ भी रेगुलेट कर रहे हैं, और अभी अभी अपन ने पीछे देखा था कि शरीर का तापमान हेल्प करने में, मेंटेन करने में हाइपोथैलेमस का जिम्मेदारी होती है। फिर हम यहाँ लिख रहे हैं कि ये तो मध्य मस्तिष्क का भी काम होता है साहब, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कामोत्तेजना, ऐसे समझ सकते हो एक्साइटमेंट होता है ना, कि कुछ काम करने के लिए कि हाँ जिम्मेदारी मिल गई है, अब तो ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये उसमें भी हमारी हेल्प कर रहा है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो बाकी हमने लिख ही दिया है, जगह रहने में, सोने में और सुनने में भी ये हमारी हेल्प करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर अपन ने लिखा है यह भी ग्राही अंगों से आने वाली सूचना को प्रमस्तिष्क की तरफ ले जाता है, कि जो हमारे शरीर में ग्राही अंगों से, त्वचा से, आंख से, नाक से जो सूचना आ रही है ना, तो ये उसको आगे ले जाता है, किसकी तरफ, प्रमस्तिष्क की तरफ ले जाता है, हमारे जो सेरेब्रम है उसकी तरफ ले जाता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं यह आंखों, गर्दन व सिर से जुड़ी प्रतिवर्ती क्रियाओं में भी सहायक होता है। छोटी सी बात ध्यान रखनी है, आंखों से जुड़ी जो कोई प्रतिवर्ती क्रिया ना, जैसे मान लो कि ना लाइट एकदम से बहुत तेज हो गई, मैं बाहर गया धूप में और एकदम से प्रकाश बहुत तेज हो गया, तो क्या होता है, अपने आप हमारी आंख की जो पुतली है वो छोटी हो जाती है, होता है, ताकि प्रकाश कम अंदर जाए, इतना ज्यादा ना जाए। तो वो काम कैसा है, प्रतिवर्ती क्रिया है ना, रिफ्लेक्स आर्क है, वहां पर हमने पढ़ा था जो प्रतिवर्ती कार्य। तो अभी होगा क्या, वो बिना हमारे सोचे हो जाता है, और उसका जिम्मेदारी किसकी है, मध्य मस्तिष्क की जिम्मेदारी है। और ऐसे ही मान लो अगर गर्दन से जुड़ी या सिर से जुड़ी हमारी कोई प्रतिवर्ती क्रिया है ना, तो उसमें भी सहायता कौन करता है, मध्य मस्तिष्क हमारी सहायता करता है, ठीक है। इतना ही ध्यान रखेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में। अब लास्ट हिस्सा जो है वो है पश्च मस्तिष्क, या जिसको बोल रहे हैं हाइंड ब्रेन, दिमाग का पीछे का हिस्सा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी पुस्तक में ज्यादा जिक्र किया है हमारी बुक में। इसके फिर आगे 3 भाग किए हैं अपन ने। क्या क्या भाग हैं, पहला है हमारे पास में अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम। आपने देखा होगा ना छोटा मगज, वो ऐसा नाना पाटेकर की कोई फिल्म थी, उसमें बोलता है ए इधर नहीं मारने का, इधर छोटा मगज होता है, इधर छोटा मगज होता है। तो ये छोटा मगज यही है, मतलब आप यूं समझो कि छोटे बच्चे को ना कभी ऐसे कहते हैं ना, पीछे से इधर से नहीं मारना होता, और काफी बार क्या बड़े होते हैं ना उस मस्ती मस्ती में या कभी डांट फटकार करके, तो इधर नहीं मारना होता, क्योंकि इधर ये हमारा सेरेबेलम होता है और काफी सेंसिटिव ऑर्गन है ये भी। तो अभी क्या कह रहे हैं हम लोग, एक तो है अनुमस्तिष्क, तो उसी के बारे में पहले पूरा देख लेते हैं, फिर बाकी हिस्से देख लेंगे दोनों। ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है ना, अनुमस्तिष्क। फिर इसके बाद आप देखोगे ये क्या करता है, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति का संतुलन के लिए उत्तरदायी है ना। इसका समझना, ये शब्द हमने लिखा है ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कि ना ये मार्कर यहां पड़ा है, स्टाइलस ये जो पेन है, तो मैंने यूं देखा, मैं कहा उठाना है इसको, तो मेरे हाथ ने आगे फट से उठा के दे दिया। क्या ऐसा हुआ कि मैं कहा ये मार्कर है उठाना है, मैं हाथ लाया, अरे आया ही नहीं, हाथ में नहीं आया, अरे हाथ में नहीं आया, अरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा यार, एकदम बरोबर आना चाहिए, ओ आ गया, अब आ गया। ऐसा नहीं होता ना, मतलब अपन कुछ भी देखा, जैसे मान लो एक नाली है इतनी सी है, अब हमको कूद के जाना पड़ेगा, तो हम गए, फट से कूदे, आगे निकल गए। वहां ये थोड़ी होता है, अरे इंच टेप तो लाना, आधा मीटर, हाँ कर लेंगे 2 मीटर नहीं कर पाते ना, नाप के रखा है कि 2 मीटर से लंबा नहीं कूद पाता,
तो हाँ इतना ठीक है, कूद जाएंगे। ऐसा नहीं होता। मतलब जब बंदर है वो क्या करता है, एक छत से दूसरी छत पे कूद जाता है, मतलब देखता है, अंदाजा लगाता है कि हो जाएगा, कूद जाता है, फटक से वो कूद जाता है। वो नापने नहीं बैठता कि पूंछ लंबी करके कि भाई पूंछ के बराबर है कि नहीं है। मतलब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो अनुमस्तिष्क है ना, ये क्या कर रहा है, प्रिसीजन ला रहा है। परिशुद्धि का क्या मतलब है, प्रिसीजन, कि वो काम सटीक हो जाए बस। जैसे हम किसी से गए हाथ मिलाने, कोई मिलने आया है, हाथ मिला, हम यूं किए तो हाथ मिला लिया ना फट से, मतलब हाथ सही जगह पे आ गए दोनों के। अरे आया ही नहीं हाथ, अरे आया ही नहीं, क्यों? ये जो सारे जो अंग हमारे शरीर के काम कर रहे हैं ना, ये उनकी परिशुद्धि के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, अनुमस्तिष्क को, कि वो सही से सटीक तरीके से कर रहे हैं क्या। जैसे आप सपोज करो कि हमें ना गाड़ी चला रहे हैं बाहर, तो वो सटीक तरीके से हो रहा है काम, पैडल मार रहे हैं। अपन साइकिल पे होते हैं तो यूं करके निकल जाते हैं, कुछ पास है ऐसे करके निकल जाते हैं। तो वो सारा अंदाजा किसको है, अनुमस्तिष्क को, कि हाँ शरीर इतना है। जैसे ना इसको बोलते हैं स्पेशियल ओरिएंटेशन, मतलब शरीर के बारे में पता है दिमाग को कि मेरा शरीर कितना फैला हुआ है। जैसे मान लो कहीं से जा रहे हैं, कम जगह होती है तो ऐसे साइड में से करके यूं निकल जाते हैं। तो शरीर को, दिमाग को पता है, अनुमस्तिष्क को, कि मेरा शरीर इतना सही है, इधर हाथ है इधर पैर है, वो सब निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पैर तो फंस जाएगा एक तो उसमें सब। तो इसका मतलब है परिशुद्धि या प्रिसीजन। फिर उसके बाद आप देखोगे संतुलन के लिए उत्तरदायी है। खड़ा हूं भाई साहब, मैं खड़ा हूं आपके सामने, है ना, संतुलन कर पा रहा हूं ना मैं। छोटा बच्चा नहीं खड़ा हो पाता। और अगर ये मान लो दिमाग को नहीं समझ में आ रहा होता कि कितना लोड कहां जाना है क्या, वो तो गिर ही जाता। तो ये संतुलन, बैलेंस के लिए भी कौन जरूरी है हमारे पास में, अनुमस्तिष्क जरूरी है, सेरेबेलम। इसका मेन काम समझे आप कि भैया संतुलन, और फिर दूसरा परिशुद्धि, प्रिसीजन के लिए। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में, इसके लिए कौन सी क्रिया है। जैसे मान लो एक सीधी रेखा में चलना है, ऐसे करते ना, कोई दीवार पे चलते हैं अपन, यूं यूं करके यूं यूं करके, तो वो यही संभालता है सब। फिर उसके बाद आप देखोगे साइकिल चला रहे हैं अपन, तो अब इसको ना हम लोग यूं कहते हैं, मसल मेमोरी कह देते हैं इसको, या ये सेकंड नेचर बन जाता है। जैसे कैसे, हम साइकिल चलाना एक बार सीख गए, अब हम जब साइकिल चलाने बैठते हैं तो हमें सोचना नहीं होता, हम पकड़ते हैं हैंडल और पैडल मारना चालू कर देते हैं, किसी से बात भी करना चालू कर देते हैं। अब हमें दिमाग नहीं लगाना होता कि यार हमें पैडल मारना है, हमें ब्रेक लगाना है, हमें सोचना नहीं पड़ता उसके लिए। तो ये जानकारी भी कहाँ रहती है, अनुमस्तिष्क में रहती है। इवन हम बोल जो रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं ब ओ ल, बोल, तो अब इसके लिए सोचना नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक बार वो फिट हो चुका है। तो उसमें भी हमारी कौन हेल्प कर रहा है, सेरेबेलम हेल्प कर रहा है। पेंसिल उठाना, जैसे बताया था मैंने आपको कि पेंसिल देखते हैं फट से एक ही बार में उठा लेते हैं, इधर 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 नहीं जाता हाथ, कि भैया सारे अंगों को एकदम सही तरीके सटीक जगह पे काम करवाने का काम इसी का ही है। कूदना आदि, जैसे मैंने आपको बताया कि कूदते हैं तो सोच समझ के नहीं कूद जाते हैं बस, तो ये भी काम अनुमस्तिष्क का ही है। फिर इसके बाद दूसरा जो भाग है वो देख लेते हैं अपन, पॉन्स। इसको क्या बोलते हैं, PONS, पॉन्स। आपने देखा होगा वो अपन ने ब्रेन बनाया था तो दो ऐसे उभार बनाए थे, तो उसमें ऊपर वाला जो था वो पॉन्स था। अच्छा, पॉन्स का क्या काम होता है देख लो, यह अनुमस्तिष्क, मेडुला व प्रमस्तिष्क को जोड़ता है। तीन चीजों को जोड़ रहा है। अनुमस्तिष्क ये रहा, एक तो हमारा अनुमस्तिष्क सेरेबेलम, उसके साथ मेडुला, मेडुला अगला ही भाग है जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, और प्रमस्तिष्क को बोले तो सेरेब्रम जो पढ़ चुके हैं अपन। इन तीनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इतना ध्यान रखना है अपने को। और एक चीज बस इसके बारे में हमें ध्यान रखनी है कि ये श्वसन में हमारी सहायता करता है। पूछेगा कोई नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में जिक्र ज्यादा किया ही नहीं है, तो आप बस ध्यान रख लो फिर भी कि ये दो चीजें हैं। फिर तीसरी जो चीज है वो है हमारे पास में मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो अभी समझना हमारे लिए जो जरूरी भाग कौन से हैं, वो एक तो है हमारा जो हमने पढ़ा था प्रमस्तिष्क के बारे में, तो प्रमस्तिष्क जरूरी है, फिर उसके बाद अनुमस्तिष्क जरूरी है, और फिर उसके बाद मेडुला जरूरी है। बाकी फिर और कम प्रायोरिटी पर है। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा, हिंदी में केवल मेडुला लिखा है अपन ने, बाकी अंग्रेजी में पूरा नाम मेड्यूला ऑब्लोंगाटा होता है, हिंदी में ऑब्लोंगाटा नहीं लगाया, ठीक है। हिंदी में नाम कुछ और भी होते हैं इन सब अंगों के, लेकिन क्या वो और फिर कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं, तो इससे अच्छा बेहतर यही है कि आप इंग्लिश वाले को हिंदी में ध्यान रख लो। तो क्या होगा, ये बहुत सारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब आपसे कोई कभी पूछे कि अनैच्छिक क्रियाओं को ज्यादातर नियंत्रित हमारे शरीर में कौन करता है, तो आप बोलना मेडुला ऑब्लोंगाटा। पहला आंसर हमारा यही होना चाहिए। अच्छा, कैसी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे देखो दिल की धड़कन है, हम नहीं सोच रहे ना उसके बारे में, हम भागते हैं तो धड़कन तेज हो जाती है, बैठ जाता है तो धड़कन धीरे हो जाती है, तो ये सारा कौन देख रहा है, मेडुला देख रहा है। फिर उसके बाद आप देखोगे रक्त दाब का नियमन, ब्लड प्रेशर कितना है, अपन ने सीखा था डायस्टोलिक सिस्टोलिक, तो वो कौन मेंटेन कर रहा है कि कितना होना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं हो जाए कि पता चले दिल ने इतना ज्यादा खून भेज दिया कि नसें फट गई, खेल ही खत्म हो गया। इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि बेहोशी होकर गिर जावे, होता है, लो ब्लड प्रेशर वाले लोग गिर ही जाते हैं, बेहोशी हो जाते हैं।
तो अभी क्या कह रहे हैं ये चीज। फिर उसके बाद उल्टी या वमन, हमारे शब्द किताब में एक शब्द काम में लिया है वमन। वमन का मतलब होता है उल्टी, है ना, नौजिया जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसे जी मचलना, जी खराब होना, या वॉमिटिंग जिसके लिए हम कह रहे हैं, तो वो भी यही तय करता है मेडुला की, अरे बदबू आ गई साहब, ये हो गया उल्टी करके आ गया सब। तो ये फिर निगलना, जैसे कोई चीज अपन ने खाई तो हमने पढ़ा ना पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो हमारा ये जो क्या है फूड पाइप है वो ऐसे एक ऐसे उसमें तरंग की जैसी बन जाती है, खाना जो आगे जाता है, तो वो भी किसके कारण होता है, मेडुला के कारण होता है, और निगल के सही जगह पे पहुंचा पा रहे हैं अपन उसको। खांसना, छींकना, लार आना, श्वसन आदि। आप बोलोगे सर खांसना तो हमारे कंट्रोल में, हम नहीं खांसे, रोक लेंगे हमारी खांसी, कितनी रोक पाओगे, हल्की सी रोक लोगे, अगर खांसी ज्यादा हो गई है तो खाऊं 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 चालू हो जाती है। फिर आप देखो छींकना, जैसे छींकना खांसना इसलिए जरूरी है, मान लो छींकना क्या नाक में इधर कुछ चला गया, धूल वूल चली गई कुछ इधर अंदर की तरफ, वो अंदर जाने की कोशिश करिए तो छींकने से वो बाहर आ जाएगी। आप कोई स्टिक लेते हो, तिल्ली लेते हो, उसको नाक में जाके यूं टच करोगे तो क्या छींक आती है, क्यों, क्योंकि शरीर क्या चाह रहा है कि ऐसी कोई चीज अंदर नहीं चली जाए गलती से, तो छींक आती है। तो ये छींकने का भी इसी की जिम्मेदारी है। लार आना, कुछ देखा यार आज तो पानी बताश खाएंगे यार, है ना, मजा आएगा पानी बताश खाएंगे, तो पानी बताश देखते ही तो क्या, देखते तो छोड़ो, मैं बोल ही रहा हूं ना तो तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा होगा। रसगुल्ला, पानी बताशे, पिज्जा, बर्गर, आलू का पराठा, मूली का पराठा, दही, अब छोड़ो अभी क्या बोलूं मैं। और बाकी हाँ श्वसन, आप बोलो सर हम कंट्रोल कर लेंगे, नहीं कर सकते ना, कितनी देर, थोड़ी सी देर सांस रोक लोगे, अंदर श्वसन तो चल ही रहा है ना, उससे ऊर्जा बन रही है खाने से टूट करके, तो वो सब तो चल ही रहा है, उसको नहीं रोक सकते। ये भी सारा किसकी जिम्मेदारी है, मेडुला की जिम्मेदारी है, या मेडुला ऑब्लोंगाटा की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद एक छोटी सी बात यहाँ पर और है कि ये जो हमारा मेडुला है इसके पास जो जानकारी आ रही है ना, तो हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा था थैलेमस के बारे में, एक बार मैं दिखाता हूँ आप लोगों को जल्दी से। हमने मिड ब्रेन के पहले पढ़ा था थैलेमस के बारे में, यहाँ पर डायनसेफेलॉन के भाग में। तो यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगाटा से जो जानकारी आती है तो ये थैलेमस उसको आगे पहुंचाता है, मतलब जोड़ने का काम कर रहा होता है एक बार, और दूसरा बात बाकी अंगों से भी ये जानकारी लेकर के प्रमस्तिष्क की तरफ भेज रहा होता है। हमने यही लिखा है कि ये मेन तो काम क्या है इसका, प्रमस्तिष्क की तरफ सूचनाओं को भेजता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान देना, यहां हमने लिखा है कि ये ग्राही अंगों से आने वाली सूचना का प्रमस्तिष्क तक भेजता है। ग्राही अंग मतलब त्वचा से, आंख से, नाक से, कान से, लेकिन यहां पर हमने लिखा है सिवाय गंध के, जो स्मेल है ना, जो नाक से जो हमारी सूचना जा रही है, तो उधर इसका रोल नहीं होता है थैलेमस का। ये चीज मेरे को आपको बतानी थी। बाकी उसके बाद ना अब एक मस्त चीज है हमारे पास में, मैं आप लोगों को ना दिखाने वाला हूं कि कुछ एक भाग जो हमारे मस्तिष्क के हैं, कौन से हैं आपको ये चित्र देख करके बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ये देखो आप, तो ये कौन सा भाग है, थोड़ा 3D स्ट्रक्चर में आपको दिखाना चाह रहा था। तो एक तो आप यहाँ नोटिस करोगे कि यहाँ पर मस्तिष्क के दो भाग दिख रहे हैं, एक इस तरफ दिख रहा है, एक इस तरफ दिख रहा है। तो इधर वाला हमारे पास में हो जाएगा लेफ्ट हेमिस्फेयर, ये पीछे से है तो ये लेफ्ट हेमिस्फेयर है, ये राइट हेमिस्फेयर हो जाए। हमारे मस्तिष्क का एक बायां भाग है और एक दायां भाग है। तो ये नीचे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है साइड में से ऐसे दिख रहा है, तो ये हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा होता है, ये होता है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या होता है, लिख दूं क्या मैं इधर, तो ये है अनुमस्तिष्क, या इसको हम लोग बोलते हैं सेरेबेलम। ठीक है, ये अनुमस्तिष्क का चित्र हो गया। फिर इसके बाद एक और दिखाते हैं आपको, तो ये देखो, चलो बताओ ये क्या है हमारे पास में। तो ये आप यहां पर नोटिस करोगे कि कहां पर है ये वाला भाग, ये जो नीचे से जिसको हम लोग ब्रेन स्टेम बोलते हैं, जो नीचे से हमारी क्या आ रही है, जो हमारा रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, जो मेरुरज्जु है, ये मेरुरज्जु यहां पर आ रहा है, एक उभार निकला हुआ है, फिर एक और उभार निकला हुआ है। तो ये जो ऊपर वाला उभार है ये और कुछ नहीं है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉन्स बोलते हैं। पढ़ा था आज अपन ने, तो ये पॉन्स है, उसका काम क्या था अभी अभी देखे भी थे अपन। फिर उसके बाद में थर्ड हमारे पास में जो चित्र है वो ये रहा, यहां पर देखो आप। तो यहां पर मैं आप लोगों को क्या दिखाना चाह रहा था, वैसे ये हरे रंग का भाग देख रहे हो आप, यहाँ पे अंदर एक घूम रहा है, तो यहाँ पर अंदर आपको ना हरे रंग का एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा होगा, हरे रंग का। तो ये जो हरे रंग का स्ट्रक्चर है ये और कुछ नहीं, यही होता है मेडुला। क्या होता है, मेडुला, मेडुला, करेक्ट। तो ये है मेडुला। और फिर इसके बाद लास्ट चित्र में एक और आपको दिखाना चाह रहा हूं यहां पे, और ये क्या है आप समझो,
ये इधर से ऊपर हमारे पास में ब्रेन स्टेम को छोड़ो खैर अभी आप, ये ऊपर हमारे पास में एक हमें भाग दिख रहा है, और ये जो भाग है ये कौन सा है बोलो, यहीं पर ही तुम्हारा टेस्ट हो जाता है असली। तो ये है हमारा डायनसेफेलॉन। ठीक है, स्पेलिंग पर मत ही जाना, आप तो भावनाओं को समझो। मतलब इसी में ही हमारा थैलेमस और हाइपोथैलेमस वाले जो बाकी चीज़ें हैं, मिड ब्रेन मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, और बाकी चीज़ें फिर मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। बाकी एक इसका अपन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का तो वीडियो ज़रूर से लेंगे। आज की क्लास में बस अपन इतना ही रख रहे हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, हम ना लाइव बैचेस भी चलाते हैं, लाइव स्टूडेंट्स हमसे पढ़ते हैं। तो अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हो कि भाई आमने सामने ही अपन पढ़ाई कर ले सारी की सारी, तो उसकी पूरी डिटेल नीचे जो फ़ोन नंबर दे रखा है ना उस पर आपको मिल जाएगी। कॉल कर सकते हो, जुड़ सकते हो, और हमसे डायरेक्टली आप जो भी हैं आपके सवाल वगैरह पूछ सकते हो। तो चलो, थैंक यू सो मच। अब जल्दी से इसका नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है अपन उसको कवर करते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। बाय बाय। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत